हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर। तो आप सभी देख रहे हैं मेरी ज़िंदगी हो तुम भाग 21। इससे पहले इस कहानी के 20 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। प्लीज़ आप सभी लोग वो भाग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो आप सब ने अब तक पढ़ा था, कशिश आयान से मिलने उसके कैटेज जाती है। जैसे ही कशिश ने कैटेज के अंदर अपना कदम रखा तो सामने का नज़ारा देखकर उसके कदम एकदम से रुक गए और वो काफ़ी ज़्यादा हैरानी से सामने की तरफ देखने लगी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर जो वो देख रही है वो क्या हो रहा है। अब देखते हैं आगे। उसने गुस्से के साथ कहा, ये सब कुछ क्या है आयांश? इस वक्त सोफे पर बैठा शराब पी रहा था और उसके साथ एक लड़की बैठी हुई थी जो उसके शोल्डर को मसाज दे रही थी। और ये सब कुछ देखकर कशिश के हाथों की मुट्ठियाँ कसकर बंद हो गई। लेकिन आयांश ने जब उसकी ये बात सुनी तो वो थोड़ा सा टेढ़ा मुस्कुराते हुए बोला, तो तुम वाकई यहाँ पर आ गई। मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हें यहाँ देखकर। ये सुनकर कशिश नफरत से बोली, मुझे लग रहा था कि शायद तुम मुसीबत में हो, तुम्हें कुछ हो गया होगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम इस तरह से यहाँ पर लड़कियों के साथ अय्याशी कर रहे हो। अगर मुझे पता होता तो मैं यहाँ पर कभी भी नहीं आती इतनी जल्दबाजी के साथ। ये कहकर उसने गुस्से से एक नज़र उस लड़की को देखा जो अभी उसे ही घूरे जा रही थी, और फिर उसने नफरत से अयांश को देखा। लेकिन कशिश ने कुछ भी नहीं कहा और वो वापस से वहाँ से इतना बोलकर जाने लगी। पर वो अभी वहाँ से जा पाती उससे पहले ही अयांश ने गुस्से के साथ कहा, तुम मेरे बिना करीब आए यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकती। ये सुनते ही कशिश के कदम एकदम से रुक गए और वो बहुत ही ज़्यादा नफरत से मुड़ी और बोली, तुम क्या चाहते हो आखिर मुझसे? और तुमने मुझे यहाँ पर झूठ बोलकर क्यों बुलाया है? आखिर तुम्हारे मन में चल क्या रहा है? क्या तुम मुझे अपनी घटिया हरकतें दिखाना चाहते थे? ये एहसास दिलाना चाहते थे कि तुम कितने ज़्यादा गिरे हुए इंसान हो कि इस तरह तुम किसी दूसरी लड़की के करीब जा रहे हो? क्या इसीलिए तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया है, ये सब देखने के लिए? ये सब सुनकर अयांश ने उस लड़की को घूरा जो कशिश को ही देखे जा रही थी। उस लड़की को देखकर अयांश फिर से थोड़ा तिरछा मुस्कुराकर बोला, तो क्या तुम्हें इससे जलन हो रही है? कशिश ने जैसे ही जलन का नाम सुना तो वो थोड़ा सा गुस्से में आकर चिढ़कर बोली, मुझे इससे क्यों जलन होगी? इससे मेरा कोई भी लेना देना नहीं है जो मुझे इससे जलन होगी। बल्कि मुझे गुस्सा तो इस बात पर आ रहा है तुम्हारे ऊपर, खासकर कि तुमने मुझसे झूठ बोला है और तुमने झूठ बोलकर मुझे यहाँ पर बुलाया है। मैं उस वक्त अपना काम कर रही थी, लेकिन काम के बीच में ही मैं सब कुछ छोड़कर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास आई। यू नो वॉट, मैं तुम्हारे लिए परेशान थी। मुझे लगा कि शायद तुम किसी मुसीबत में हो, मगर तुम तो बहुत ही बुरे हो। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। लेकिन तभी अयांश जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी की आवाज़ सुनकर कशिश और भी ज़्यादा भड़क गई और गुस्से में वो अपनी जगह से उठता है और फिर उसके करीब आते हुए बोला, क्या करोगी तुम मेरे साथ? बताओ बताओ मुझे, तुम अपनी इस नफरत में मेरा क्या बिगाड़ लोगी? ये सुनकर कशिश अब गुस्से से बोली, ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती तो बस तुम्हारी नज़रों से एक दिन इतनी ज़्यादा दूर चली जाऊंगी कि तुम मेरी एक झलक पाने के लिए भी तरस जाओगे। समझे अयांश? खबरदार जो मेरे करीब आने की कोशिश भी करी। उसकी ये बात सुनते ही अयांश के एक्सप्रेशन जो अभी शांत थे वो एकदम से गुस्से से बदल गए और वो आगे बढ़ा और कशिश के गर्दन को कसकर पकड़ते हुए बोला कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से खुद से दूर जाने दूंगा? कभी नहीं, हरगिज नहीं, बल्कि अब तो तुम मेरे करीब आओगी। ये कहते हुए वो उसे खींचते हुए सीधा कमरे की तरफ लेकर जाने लगा। ये देखकर कशिश जो गुस्से से बोली, रुक जाओ अयांश, मैंने कहा छोड़ दो मुझे। तुम ऐसे मेरे साथ बदतमीजी नहीं कर सकते हो, ये तुम सही नहीं कर रहे हो। लेकिन इसके जवाब में अयांश ने बिना किसी भाव में कहा, सही गलत का फ़र्क मुझे बिल्कुल भी मत बताओ। मुझे नहीं पता है कि क्या सही है क्या गलत। मैं बस आज तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। ये कहकर वो सीधा उसे रूम की तरफ लेकर चला गया। और वहीं वो लड़की जो ये सब कुछ अभी बस देख ही रही थी, वो ये चीज़ें देखती ही रह जाती है और काफ़ी ज़्यादा हैरान थी। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर अयांश कशिश के साथ ऐसा क्यों कर रहा है। अगला दिन सुबह सुबह मिष्टी प्रिंस को अपने गोद में लेकर कमरे से बाहर निकलते हुए आ रही थी। माही की नज़र मिष्टी पर गई तो उसने कहा, दी
क्या आप दोनों रेडी हो गए हैं हॉस्पिटल चलने के लिए? इसके जवाब में मिष्टी ने भी कहा, हाँ मैं रेडी हूँ, लेकिन अभी डॉक्टर का कॉल आया था। उन्होंने कहा है कि हमें हॉस्पिटल अपनी कुछ डिटेल्स लेकर जाना होगा। जब प्रिंस पैदा हुआ था उससे जुड़ी हुई चीज़ें। ये सुनकर माही ने कहा, पर ये तो आपको पता होना चाहिए ना दी, क्योंकि जब प्रिंस पैदा हुआ था तब तो मैं आपके पास ही नहीं थी, तो मुझे उसके बारे में कुछ पता भी नहीं है। ये सुनकर मिष्टी ने कुछ सोचकर कहा, हाँ वही मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अब कैसे पुराने रिकॉर्ड्स को लेकर आऊं, क्योंकि मेरे पास भी उसकी कोई डिटेल नहीं है। क्योंकि प्रिंस के पैदा होने के बाद मेरी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। मैं तो एक हफ्ते बाद अपने होश में आई थी, तो मुझे पता भी नहीं है कि एक हफ्ते के बाद जब मैंने अपने प्रिंस को देखा था उससे पहले मेरे साथ क्या हुआ था। मुझे कुछ भी नहीं पता है उस बीच क्या हुआ था और कैसे हुआ था। और जिस इंसान ने मेरी उन सब चीज़ों में मदद की थी आज वो भी इस दुनिया में नहीं है। तो अब मैं बहुत ही ज़्यादा सोच में पड़ गई हूँ कि मैं कहाँ से वो सारी डिटेल्स लेकर आऊँ। अब अगर हम वापस से जयपुर गए तो हमें काफ़ी वक्त भी लग जाएगा और हॉस्पिटल के पुराने रिकॉर्ड्स ढूंढने में भी और भी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तब तक तो प्रिंस के ऑपरेशन में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। ये सारी बातें सुनकर माँ ही अब कुछ सोच में पड़ गई और फिर उसने थोड़ा कुछ सोचने के बाद कहा, अभी मैं एक काम करती हूँ दी, मैं उस हॉस्पिटल जाकर जहाँ आपकी डिलीवरी हुई थी वहाँ के हॉस्पिटल में आपके पुराने रिकॉर्ड्स को लेकर आती हूँ और सारी चीज़ें पता भी कर लूँगी। और जब तक आप यहाँ पर प्रिंस के इलाज की तैयारी शुरू करवाइए और यहाँ पर आप अच्छे से प्रिंस का ख्याल भी रख लेंगी, क्योंकि ऐसे तो वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करेगा और शायद आपको फिर प्रिंस को लेकर भी जाना पड़े। और वहाँ मैं हॉस्पिटल में जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे वो सब लेकर आ जाऊँगी। ये सुनकर मिष्टी ने भी कहा, हाँ ये ठीक आइडिया है, तो आज ही तुम चली जाओ उस हॉस्पिटल और सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जल्दी आ जाना और फिर वहाँ जैसा भी होगा मुझे कॉल पर बता देना। मैं प्रिंस को लेकर अब हॉस्पिटल जा रही हूँ। ये सुनकर माही ने स्माइल के साथ कहा, हाँ दी बिल्कुल, और अपना सिर हाँ में हिला दिया। फिर उसके बाद उसकी एक नज़र प्रिंस पर गई। प्रिंस इस वक्त छोटा सा मुंह फुलाए हुए था और मिष्टी की गोद में था, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा गोल मटोल और काफ़ी क्यूट सा लग रहा था। उसे देखकर माही ने मुस्कुरा कर कहा, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ प्रिंस, मेरे प्रिंस ने आज मुंह क्यों फुलाया हुआ है? जिसके जवाब में प्रिंस ने भी कहा, मम्मा ने मुझे वीडियो गेम नहीं दिला रही हैं, इसीलिए मैं बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हूँ। वो मुझे हॉस्पिटल लेकर जा रही हैं, इसीलिए प्रिंस काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है। ये सुनकर माही ने मुस्कुरा कर कहा, कोई बात नहीं, मैं आपको जल्दी ही बहुत सारे वीडियो गेम्स दिलाऊंगी, लेकिन आपको सबसे पहले प्रॉमिस करना होगा प्रिंस कि आप अपना अच्छे से ख्याल रखेंगे और अपना अच्छे से चेकअप भी करवाएंगे। ये सुनकर ही मासूम से प्रिंस की आंखों में चमक आ गई और उसने कहा, क्या आप सच कह रही हो मासी, क्या आप सच में मुझे न्यू वीडियो गेम्स दिलाओगी? इसके जवाब में माही ने अपना सिर हाँ में हिला दिया और फिर प्रिंस मुस्कुराकर बोलता है, ओके सो आई प्रॉमिस मासी, प्रिंस अपना इलाज अच्छे से करवाएगा, कोई भी शैतानी नहीं करेगा और बिल्कुल भी नहीं रोएगा, मगर आप भी मुझसे प्रॉमिस करो कि आप जल्दी से मुझे वीडियो गेम दिलाओगी। ये सुनकर माही मुस्कुरा दी और फिर मिष्टी प्रिंस को लेकर सीधा हॉस्पिटल के लिए निकल गई। इधर माही ने अपने मन ही मन में कहा कि मुझे भी आज ही वापस आना होगा, इसीलिए मुझे अभी रिसेंट ही फ़्लाइट देखनी होगी। वो अपने फ़ोन में सारी फ़्लाइट्स की टिकट्स को चेक करने लगी और जल्दी आने वाली कौन सी फ़्लाइट है उस पर उसने क्लिक करके अपनी टिकट्स को बुक करने लगी। इधर दूसरी तरफ अग्निहोत्री इंडस्ट्रीज़ में सीईओ कैबिन का दरवाज़ा नॉक हुआ। अंदर अतुल की भारी आवाज़ आई, कम इन। दरवाज़ा खुला और डॉक्टर अपने हाथ में एक रिपोर्ट लेकर अंदर आया। अतुल इस वक्त अपनी कुछ फाइल्स पढ़ रहा था, लेकिन उसने जब डॉक्टर को आता देखा तो उसके एक्सप्रेशन बदल गए और उसने तुरंत ही वो फाइल को टेबल पर जल्दी से पटक दिया और डॉक्टर को घूरते हुए बोला, क्या है रिपोर्ट में? डॉक्टर ने हिचकिचाते हुए कहा,
सर वो आप खुद ही देख लीजिए। अतुल इसके जवाब में उस फाइल को उठाता है जो डॉक्टर ने उसकी तरफ बढ़ाई थी। उसने इस फाइल के पेज को पलटने शुरू कर दिए, लेकिन उसने जैसे ही आगे के पेज पर लिखे कुछ शब्द को पढ़ा, वो पढ़ते ही उसके एक्सप्रेशन पूरी तरह से डार्क हो गए और दूसरे ही पल उसके चेहरे पर एक गहरी शैतानी मुस्कुराहट आ गई। उसने फाइल को कसकर अपनी मुट्ठी में दबाते हुए कहा, अब होगा असली खेल शुरू, क्योंकि तुम्हारे बेटे का बाप अतुल अग्निहोत्री है। मुझे ये पहले से ही पता था, मगर बस एक सबूत की ज़रूरत थी। यह कहते हुए अतुल किसी शैतान की तरह जोर जोर से हंसने लगा और फिर वही डॉक्टर बस खामोशी से उसे देखने लगा। इधर दूसरी तरफ जयपुर सिटी हॉस्पिटल के बाहर एक टैक्सी आकर रुकी, जिसमें से माही बाहर की तरफ निकली और वो सीधा ही उस हॉस्पिटल के अंदर बढ़ गई। वो हॉस्पिटल के अंदर गई तो गेट पर ही उसे एक लड़का घूर रहा था खड़ा हुआ। तभी वो लड़का उसे दिखाई देता है और इस लड़के ने जब माही को देखा तो वो मुस्कुराते हुए आगे आया और बोला, हेलो मैम, मैं यहाँ पर आपको असिस्ट करने आया हूँ। चलिए मैं आपको अंदर लेकर चलता हूँ। ये सुनकर माही मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू सो मच। डायरेक्टर सर ने मेरी बहुत ही हेल्प की है और अगर तुम मुझे यहाँ पर नहीं मिलते तो शायद मुझे हॉस्पिटल ढूंढने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती। लेकिन क्या तुम श्योर हो कि तुम मुझे 5 साल पहले जो भी यहाँ पर डिलीवरी हुई थी उसके बारे में सारी डिटेल्स मिल जाएंगी और सारी चीज़ें सही सही बता पाओगे? उसके जवाब में उस लड़के ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, मैं यहाँ का कंपाउंडर हूँ और मैं पिछले 5 सालों से यहाँ पर काम कर रहा हूँ, तो आई एम श्योर 5 साल पहले जो भी डिलीवरी यहाँ पर हुई होगी उसमें मैं ज़रूर आऊँगा। इसीलिए मेरे पास पुराने रिकॉर्ड्स की फ़ाइल है। आप फिक्र बिल्कुल भी मत कीजिए, इसमें 1 से 2 घंटे का वक्त ज़रूर लगेगा, लेकिन हाँ, मैं जल्द ही ढूंढ लूँगा। यह सुनकर माही ने अपना सिर हिला दिया और फिर वो लड़का माही को लेकर सीधा रिकॉर्ड रूम की तरफ बढ़ गया। वो लड़का वहाँ मौजूद हज़ारों फाइलों को उतारता है और फिर एक एक कर अलग करते हुए मिस्टी की रिपोर्ट्स को फाइल में ढूंढने लगा। तो वही माही भी यह सब कुछ बहुत ही खामोशी से खड़ी हुई देख रही थी। अब तक लगभग 2 से 3 घंटे बीत चुके थे, लेकिन कंपाउंडर को अभी भी कोई फाइल नहीं मिली थी जिसमें मिस्टी की कोई भी डिटेल होती, जिस वजह से माही ने थोड़ा परेशान होकर कहा, आई थिंक इतनी जल्दी वो फाइल नहीं मिलने वाली है, हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। लेकिन अभी उसने ये सब कहा ही था कि तभी वहाँ कंपाउंडर तुरंत ही एक्साइटमेंट के साथ बोला, हमें वो फाइल मिल गई है मैडम, आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनते ही माही थोड़ा सा हैरान हो गई और फिर वो तुरंत ही उसके हाथ में मौजूद मिस्टी की प्रेगनेंसी और डिलीवरी की फाइल को देखने लगी। इधर दूसरी तरफ हॉस्पिटल में मिस्टी प्रिंस को लेकर हॉस्पिटल पहुंची तो मिस्टर संदीप, जो ऑलरेडी अपने कैबिन की तरफ ही थे, मिस्टी प्रिंस को लेकर मिस्टर संदीप के कैबिन में लेकर चली गई। और मिस्टर संदीप ने जब प्रिंस को देखा तो वो बहुत ही प्यार से उसे अपनी गोद में लेते हुए बोले, कैसे हो प्रिंस, अच्छे तो हो ना तुम? इसके जवाब में प्रिंस ने भी मुस्कुराते हुए कहा, मैं बहुत ही स्ट्रांग हूँ और बहुत अच्छा भी हूँ। ये सुनकर मिस्टर संदीप मुस्कुरा दिए और फिर मिस्टी ने कहा, आज इसका चेकअप कर लीजिए, इसके बाद हम इसके ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर देंगे। ये सुनकर मिस्टर संदीप ने मुस्कुरा कर मिस्टी की तरफ देखते हुए कहा, हमने ऑपरेशन की तैयारी ऑलरेडी पहले से ही शुरू कर दी है, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर मिस्टी ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू सो मच मिस्टर संदीप, सीरियसली अगर आप नहीं होते ना तो मुझे बहुत ही प्रॉब्लम होने वाली थी इसके ऑपरेशन में, क्योंकि इसके ऑपरेशन में बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ भी थी। आपने मेरे बेटे के ऑपरेशन में मेरा बहुत ही साथ दिया है। इसके जवाब में मिस्टर संदीप ने मुस्कुराकर कहा, आज मैं पिछले कई महीनों से प्रिंस के केस को हैंडल कर रहा हूँ, इसीलिए मुझे इससे एक अपनापन महसूस होता है। इसीलिए मैं इसके लिए हर मुमकिन कोशिश भी करूँगा कि इसे मैं अच्छे से ऑपरेट कर सकूं और इसे बचा पाऊं और फ्यूचर में ये वाकई में एक स्ट्रॉन्ग बच्चा बन जाए। ये सुनकर मिस्टी की आंखें अचानक से नम हो गई और वो प्रिंस को देखने लगी।
प्रिंस को देखकर उसने अपनी आंखें बंद की तो उसके सामने, उसकी नज़रों के सामने बस प्रिंस के बचपन के पल आने लगे। बचपन से ही प्रिंस बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था। वो ठीक से बोल तक नहीं पाता था। यहाँ तक उसे बोलने में भी काफ़ी ज़्यादा वक्त लग चुका था। और तो और वो ठीक से चलने की कोशिश भी करता तो हमेशा गिर जाता था। प्रिंस के अंदर काफ़ी ज़्यादा कमियां थी। अब वो प्रिंस को पूरी तरह से ठीक करना चाहती थी। ये सब कुछ सोचते हुए उसने अपनी आंखें खोली तो मिस्टर संदीप ने कहा, मिस मिष्टी, आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप फिक्र मत करिए, बहुत ही जल्द आपका बेटा पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या आपने मिस्टर अतुल अग्निहोत्री को इसके बारे में बता दिया है कि उनको यहाँ पर आकर अपनी बेटी की हेल्प करनी होगी? क्या वो यहाँ आने के लिए तैयार हो चुके हैं? ये सुनकर मिष्टी के चेहरे की जो मुस्कुराहट थी अब वो गायब हो चुकी थी। उसने दूसरे ही पल अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, शायद अब अगर मिस्टर अग्निहोत्री को इसके बारे में पता चलेगा तो वो मुझसे मेरे बेटे को छीन लेंगे। ये कहते हुए उसने वापस से अपनी आंखें खोली और फिर बोली, हाँ मैंने उनसे सारी चीज़ें बता दिया है और वो बहुत ही जल्द यहाँ पर आएंगे और अपने बेटे का इलाज करवाएंगे, उसकी मदद भी करेंगी। ये सुनकर डॉक्टर मुस्कुरा देते हैं और फिर प्रिंस को लेकर वो सीधा अपने कैबिन की तरफ बढ़ जाते हैं चेकअप के लिए। कुछ ही देर में प्रिंस का चेकअप हुआ। चेकअप होने के बाद मिष्टी प्रिंस को लेकर हॉस्पिटल से बाहर निकली, लेकिन तभी हॉस्पिटल से बाहर आते ही प्रिंस ने तुरंत ही अपना मुंह बनाकर कहा, मम्मा मम्मा आप मुझे वीडियो गेम दिलाओ, जैसा कि आपने प्रॉमिस किया था। मैंने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया है, अब आपकी प्रॉमिस पूरा करने की बारी है। ये सुनकर मिष्टी ने मना करते हुए कहा, नहीं बेटा, मैं अभी आपको कुछ भी नहीं दिला सकती, सॉरी। आप मौसम देख रहे हो ना, कितना ज़्यादा मौसम ख़राब हो चुका है, किसी भी वक्त बारिश हो सकती है। हमें वापस घर भी तो जाना है क्योंकि शाम भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। ये कहकर वो उसे रोड के पास लेकर आई और आसपास टैक्सी के लिए देखने लगी। लेकिन प्रिंस यह सुनकर मुंह फुला लेता है और फिर गुस्से से बोला, नो मम्मा, मुझे अभी के अभी वीडियो गेम चाहिए। अगर आपने मुझे वीडियो गेम नहीं दिया ना तो मैं बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो जाऊंगा आपसे और मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनते ही मिष्टी थोड़ा हैरान हो गई और उसने हैरानी से प्रिंस को देखने लगी और प्रिंस को देखकर आज उसे एहसास हो रहा था कि शायद प्रिंस बिल्कुल अतुल की तरह था। वो बहुत ही ज़्यादा जिद्दी था। अगर वो किसी भी चीज़ के लिए जिद कर लेता तो वो उसे पकड़े रहता था। ऐसे ही आज यहाँ पर प्रिंस भी कर रहा था। ये सब कुछ सोचकर आखिर में मिष्टी ने थोड़ा गहरी सांस लेकर कहा, बेटा मैंने कहा ना बाहर बारिश होने वाली है, आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? हमें अभी के लिए घर चलना होगा। आई प्रॉमिस, मैं कल ज़रूर आपको वीडियो गेम दिलाऊंगी। आपको जो जो चाहिए होगा मैं वो सब चीज़ें आपको कल दिलाऊंगी। लेकिन प्रिंस मिष्टी की गोद में कसमसाने लगा और कसमसाते हुए बोला, नो मम्मा, अगर आपने मुझे वीडियो गेम नहीं दिलाया ना तो मैं अभी के अभी आपसे नाराज़ हो जाऊंगा और यहाँ से दूर चला जाऊंगा, आपकी गोद में भी नहीं आऊँगा। ये कहकर वो उसकी गोद से नीचे उतरने लगा। ये देखकर मिष्टी तुरंत ही उसे कसकर पकड़ते हुए बोली, प्रिंस क्या कर रहे हो आप? आपको चोट लग जाएगी। लेकिन प्रिंस ने मुंह बनाकर कहा, मुझे चोट लगनी है तो लग जाने दीजिए, मुझे बस वीडियो गेम चाहिए। मैं वीडियो गेम लेकर ही रहूँगा, आपको मुझे वीडियो गेम दिलाना ही होगा। ये कहकर वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा और वहाँ आसपास आने जाने वाले लोग बस उसे देखने लगे, जो काफ़ी ज़्यादा एम्बेरसमेंट फील करा रहा था मिष्टी को। मिष्टी को अब थोड़ा सा गुस्सा भी आया और उसने गुस्से में प्रिंस को डांटते हुए कहा, प्रिंस जस्ट शट अप, आप इतनी ज़्यादा बदतमीजी कब से सीख गए हो? अब अगर आपने बेवजह की कोई भी जिद की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, चुपचाप अब घर चलो। मिष्टी के डांटने से प्रिंस एकदम से चुप हो गया और उसकी आंखों में आंसू आने लगे। दूसरे ही पल उसकी आंखों से आंसू नीचे टपक टपक के गिरने लगे। तो प्रिंस की आंखों में आंसू देखकर मिष्टी ने भी परेशान होकर कहा, बेटा आप क्यों मामा को परेशान कर रहे हो? प्रिंस प्लीज़ चुप हो जाओ बेटा, इस तरह से मत रो। आपको तो पता है ना कि मम्मा आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती है। तभी प्रिंस ने थोड़ा गुस्से में कहा, आप बहुत ही ज़्यादा बुरी हो, आपने अपना प्रॉमिस तोड़ा है, मुझे वीडियो गेम लेकर नहीं दिया है। यस कहकर उसकी गोद में वो कसमसाने लगा और तभी अचानक से प्रिंस मिष्टी के हाथ से छूटकर नीचे गिरने ही लगा था और दूसरे ही पल मिष्टी जोर से चिल्लाई। मिष्टी चिल्लाते हुए बोल रही थी कि प्रिंस
संभालो संभालो खुद को, नहीं तो आपको चोट लग जाएगी। लेकिन प्रिंस संभल नहीं पाया और वो अभी नीचे गिरते ही उससे पहले ही वहाँ पर एक कार आकर रुक गई। और इस वक्त मिष्टी ने प्रिंस को अपनी गोद में वापस से संभाल लिया। और मिष्टी ने दूसरे ही पल कार वाले को देखकर कहा, थैंक यू सो मच, आपकी वजह से मेरा बेटा गिरने से बच गया, नहीं तो अभी इसको काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाती। थैंक यू सो मच। ये कहकर वो कार को देखने लगी। अभी उस कार से कोई भी बाहर नहीं निकलते हुए उसे दिखाई दे रहा था, लेकिन उसने वापस से कहा, थैंक यू सो मच, मेरा बेटा बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी है, इसीलिए मैं इसे संभाल नहीं पाई। ये कहकर वो उस कार को देखने लगी, मगर उसे नहीं पता था कि आखिर ये कार किसकी है और इस वक्त उसके सामने आकर अचानक से क्यों रख गई है। और तभी उस कार का गेट एकदम से खुला। गेट खुलते ही कार से एक शख्स बाहर निकला, लेकिन मिष्टी ने जैसे ही उस शख्स को देखा वो बिल्कुल शॉक्ड हो गई और वो तुरंत ही अपने कदम पीछे लेते हुए हकला कर बोली, आप यहाँ। लेकिन इस वक्त सामने खड़ा अतुल प्रिंस को देखते हुए बोला, ये मेरा बेटा है, इसीलिए जिद में भी ये बिल्कुल मेरी तरह ही होगा। ये सुनते ही मिष्टी की आंखें अब एकदम से बाहर निकलने को तैयार थी। उसकी आंखें काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई थी और वो अभी आगे कुछ कहती उससे पहले ही अतुल प्रिंस की तरफ बढ़ते हुए बोला, मुझे मेरे बेटे को वापस कर दो, मैं अब इसे अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। ये सुनते ही मिष्टी के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो हैरानी से तुरंत अपने पैरों को पीछे लेते हुए बोली, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, मैं अपने बेटे को कभी भी आपको वापस नहीं दूंगी, ये मेरा बेटा है। ये कहकर वो और भी ज़्यादा अपने कदम पीछे लेने लगती है। वो जल्दी जल्दी वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन इस वक्त अतुल आगे बढ़ा और उसने मिष्टी के बाजू को कसकर पकड़कर कहा, तुमने मुझसे मेरे बेटे का सच क्यों छुपाया है? जब तुम्हें पता था कि ये मेरा बेटा है, अग्निहोत्री खानदान का वारिस है, तब तुमने इसे मुझसे क्यों दूर किया? क्यों रखा तुमने मुझे इससे दूर? तुमने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की है और अब तुम इसे मुझे वापस कर दो, क्योंकि ना तो तुम इसकी कोई भी जिद पूरी कर पा रही हो और ना ही तुम इसकी कोई भी ख्वाहिश पूरी कर पा रही हो। तुम एक अच्छी माँ नहीं हो, तुम बहुत ही बुरी माँ हो इसके लिए। और तुम जैसी औरत के पास मैं अपने बेटे को अब एक पल भी नहीं रहने दूंगा, क्योंकि मेरा बेटा तुम्हारे साथ खुश नहीं है। इसी के साथ अतुल गुस्से से आगे बढ़ा और उसने प्रिंस को झटके से अपनी गोद में खींच लिया। और प्रिंस के साथ साथ मिष्टी भी बिल्कुल शॉक्ड रह गई और अतुल को वो दोनों ही घूर कर देखने लगे। इधर दूसरी तरफ हॉस्पिटल में जैसे ही माही की नज़र कंपाउंडर के हाथ में पकड़े उस फाइल पर गई, वो तुरंत ही एक्साइटमेंट के साथ आगे आते हुए बोली, वाओ, तुमने तो बहुत ही अच्छा काम किया है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये फाइल सच में मिल गई। लाओ जल्दी से फाइल को मुझे दे दो, मैं पुराने रिकॉर्ड में चेक कर लेती हूँ। ये सुनकर कंपाउंडर ने भी अपना सिर हिलाते हुए उसने उस फाइल को माही की तरफ बढ़ा दिया। माही ने उस फाइल को अपने हाथों में लिया और वो थोड़ा जल्दबाजी के साथ उसको जल्दी जल्दी से पढ़ने लगी, लेकिन वो फाइल काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो चुकी थी, जिस वजह से कई सारे पन्ने उसके फट भी चुके थे और साफ साफ दिखाई भी नहीं दे रहा था, जिस वजह से माही को पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही थी, किसी भी तरह से बस एक एक चीज़ को ध्यान से पढ़ने लगी। और आखिर में जब वो परेशान हो गई तो उसने चिढ़कर कहा, इसमें तो मिष्टी दी की कोई भी रिपोर्ट ही नहीं है, कहाँ है उनकी रिपोर्ट? मुझे तो लगता है कि शायद उनकी रिपोर्ट इस फाइल में है ही नहीं, मुझे तो कहीं भी उनका इसमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसमें कुछ है ही नहीं। ये सुनकर कंपाउंडर ने तुरंत ही अपना सर ना में हिला दिया और बोला, आप गलत समझ रही हैं मैडम, ऐसा नहीं हो सकता, इसमें वो ज़रूर होगा जो आप चाहती हैं, आप ध्यान से देखिए। ये सुनकर माही ने अब चिढ़कर एक नज़र वापस से उस फाइल की तरफ डाली और वो फिर से पढ़ने लगी, लेकिन तभी अचानक से उसकी नज़र एक छोटे से कलम पर गई और उस कलम पर लिखे मिष्टी के नाम को देखकर वो एक पल के लिए शॉक हो गई और वो जल्दी से बोली, मुझे मिल गया। वो थोड़ा सा एक्साइटेड हो गई थी मिष्टी के नाम को देखकर। ये कहकर वो जल्दबाजी के साथ उसके पेज को पलटना शुरू कर देती है, लेकिन जैसे ही उसने ध्यान से मिष्टी की डिलीवरी की डिटेल्स पढ़ी, एक पल के लिए वो शॉक्ड हो गई और फिर उसने शॉक होकर कहा, नहीं,
ऐसा नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, मुझे इस चीज़ पे बिल्कुल भी यकीन नहीं है। ये कहकर वो जल्दी से वापस से उसी को पढ़ने लगी, लेकिन यहाँ लिखी हुई वो सारी बातें वापस से पढ़कर अब माही बहुत ही ज़्यादा हैरान थी। तभी कंपाउंडर ने देखते हुए उसे कहा, मैडम देखिए, इस फाइल में जो भी रिपोर्ट लिखी जाती है और जो भी चीज़ मरीज के बारे में लिखा जाता है वो बिल्कुल सही लिखा जाता है। इसमें कोई भी झूठ चीज़ नहीं लिखी जाती है, इसीलिए आपको इसे झूठ नहीं समझना चाहिए। ये सुनते ही अब माही के हाथों से वो फाइल लगभग छूट कर नीचे ज़मीन पर जा गिरी। वो कंपाउंडर तुरंत ही चिल्लाकर बोला, अरे मैडम, ये क्या किया आपने? कितनी मुश्किल से मैंने इस फाइल को ढूंढा था और आपने फिर से इसे सारी फाइलों में मिला दिया है। अब मैं क्या करूँगा? वो फिर से ये कहते कहते उसने जल्दी से उस फाइल को ढूंढना शुरू कर दिया और फिर दूसरे ही पल वो फाइल उसे मिल गई। लेकिन इधर माही के होश बिल्कुल उड़ गए थे। उसे तो समझ भी नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे और उसकी आंखों में आंसू आ गए थे और अब वो हकलाते हुए बोली, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ये इम्पॉसिबल है, मुझे इस बात पर कोई भी यकीन नहीं है, मैं इसे नहीं मानती, ये सब झूठ है। तभी ये सारी चीज़ें सुनकर कंपाउंडर ने फिर से कहा, आप ये क्या कह रही हैं मैडम? आप होश में तो हैं? आखिर क्या हुआ है आपको? आप इस फाइल को पढ़कर इस तरह से क्यों रिएक्ट कर रही हैं? ये सुनकर माही बिना कुछ जवाब दिए जल्दबाजी के साथ वहाँ से उस फाइल को उठाती है और फिर लगभग दौड़ते हुए बाहर की तरफ निकल गई। उसे तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। तभी वही कंपाउंडर ने जब ये सब देखा, वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गया और हैरानी से बोला, अरे अरे मैडम रुकिए, आप उस फाइल को क्यों लेकर जा रही हैं? वो फाइल पुराने रिकॉर्ड्स की है, आप उसे ऐसे नहीं लेके जा सकती हैं, जल्दी से मुझे उस फाइल को दे दीजिए। लेकिन तब तक माही वहाँ से बाहर की तरफ निकल चुकी थी और वो दौड़ते हुए हाँफते हुए अपनी कार में आई। कार के अंदर बैठते ही वो लंबी लंबी सांसें लेने लगी। उसने कसकर इस फाइल को पकड़ लिया और फिर अपनी सांसों को संभालते हुए बोला, मेरी मिष्टी दी ने ट्विंस बच्चों को जन्म दिया था, ऐसा कैसे हो सकता है? ये कहते हुए उसने जो रिपोर्ट में कुछ देर पहले पढ़ा था वो सोचने लगी और जिस रिपोर्ट में मिष्टी की डिलीवरी से जुड़ी सारी बातें लिखी गई थी, जिसमें से सबसे पहली बात यह लिखी थी कि मिष्टी की डिलीवरी कब, किस वक्त और कहाँ पर हुई थी, और दूसरी बात यह लिखी थी कि मिष्टी को 2 जुड़वा बच्चे हुए थे। मिष्टी ने ट्विंस बच्चों को जन्म दिया था, जिसमें से एक लड़का था और एक लड़की थी। लेकिन मिष्टी के पास सिर्फ एक ही बच्चा मौजूद था और वो भी लड़का था, जो कि प्रिंस था। तो फिर वो लड़की कहाँ गई? क्या हुआ आखिर उस लड़की का? और आज तक उस लड़की के बारे में भी किसी को कुछ नहीं पता चला। ये सब कुछ सोचकर माही परेशान हो गई और उसने अपने सर पर हाथ रखकर कहा, ये सब आखिर हो क्या रहा है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर अब मैं क्या करूं? और अगर जब मिष्टी दी ने 2 बच्चों को जन्म दिया था तो दूसरी लड़की कहाँ चली गई? क्यों नहीं पता हमें उसके बारे में? अभी तो मैं उस डॉक्टर से भी नहीं मिल सकती हूँ, क्योंकि इन 5 सालों में कई सारे डॉक्टर्स भी चेंज हुए हैं और मुझे उस डॉक्टर के बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं तो उस डॉक्टर का भी पता नहीं लगा सकती हूँ जो उस वक्त डिलीवरी के वक्त पर यहाँ पर मौजूद थे। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। क्या मुझे इसके बारे में मिष्टी दी से बताना चाहिए या फिर नहीं? वो एक माँ है, उन्हें ज़रूर एहसास होगा कि उन्होंने 2 बच्चों को जन्म दिया था। हाँ हाँ, मुझे लगता है कि मुझे उनसे ज़रूर बात करनी चाहिए। ये सब सोचते हुए उसकी कार वहाँ से सीधा अपार्टमेंट के लिए निकल गई। इधर दूसरी तरफ इस वक्त अतुल और प्रिंस दोनों ही आमने सामने थे। प्रिंस अतुल को गुस्से से टुकुर टुकुर देखे जा रहा था, तो वहीं अतुल भी प्रिंस की आंखों में ही घूर रहा था और उसे अपनापन महसूस हो रहा था प्रिंस से। तभी उसने गुस्से के साथ कहा, मैं तुम्हारा बाप हूँ और तुम अपनी नज़रें मुझसे नीची रखो, ऐसे मेरी नज़रों में नज़रें क्यों मिला रहे हो? लेकिन ये सुनते ही प्रिंस ने मुंह फुलाकर कहा, आप कौन हैं? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बस इतना पता है कि आपने मेरी मम्मा के साथ बदतमीज़ी की है और आप बहुत ही ज़्यादा बुरे अंकल हो। अतुल प्रिंस के मुंह से अपने लिए बुरा अंकल सुनकर उसने फिर गुस्से से अपने दांत पीसकर मिष्टी को देखते हुए कहा, क्या तुमने अभी तक इसे बताया नहीं है कि मैं इसका अंकल नहीं हूँ बल्कि इसका बाप हूँ? आखिर
ये मुझे बार बार अंकल क्यों कहता है। मिष्टी जो पूरी तरह से सदमे में थी, उसे कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन उसके इस तरह से चिल्लाने से वो एकदम से अपने होश में वापस आई और फिर उसने तुरंत ही हड़बड़ी के साथ अतुल को देखते हुए कहा, मिस्टर अग्निहोत्री, देखिए अभी के अभी मुझे यहाँ से जाने दीजिए। ये कहकर वो झटके के साथ प्रिंस को अपनी गोद में ले लेती है और फिर वहाँ से जाने लगी। लेकिन प्रिंस जो बार बार पीछे मुड़कर अतुल को ही देखे जा रहा था और अतुल भी उसे ही देख रहा था, तभी अतुल को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया और वो मिष्टी को इस तरह से खुद से दूर जाते हुए देख गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठियां बनाता है और वो गुस्से से उसकी तरफ आगे बढ़ा और उसने दूसरे ही पल मिष्टी के बाजू को कसकर पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और फिर गुस्से से दांत पीसकर बोला, अगर तुम मेरी नज़रों के सामने से भी दूर हुई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तुम्हारे लिए। खामोशी से चुपचाप यहाँ पर खड़ी रहो। ये सुनते ही मिष्टी एक पल के लिए शॉक हो गई और वहीं बाकी सभी जो वहाँ आ जा रहे थे खड़े उन दोनों को ही देखे जा रहे थे। ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान थे कि आखिर इन दोनों का रिश्ता क्या है और फिर ऊपर से एक बच्चे के लिए ये दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा हैरान भी थे और कुछ कंफ्यूज भी थे। तो दोस्तों इसी के साथ यह अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रहा है। अगर आप जानना चाहते हैं इस कहानी में अब आगे क्या होने वाला है तो आपको देखना पड़ेगा इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट। तो दोस्तों माही को पता लग गया है कि मिष्टी ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। क्या मिष्टी को ये चीज़ें पता चलेंगी तो उसे अपनी बात पर यकीन आएगा या नहीं। क्या सामिया और प्रिंस दोनों ही बहन भाई हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी नेक्स्ट पार्ट में। तो अब क्या आने वाला है न्यू ट्विस्ट, तो प्लीज़ कहानी को मिस बिल्कुल भी मत करिएगा। आप कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इस कहानी के नेक्स्ट इंटरेस्टिंग पार्ट के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।